हो चुका था। First, guys, let me know what you mean by the wave. मोहम्मद, हर्षदा, खुशी, निकिता, ओमकार। सर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। गाइस एक सेकेंड, हाँ जरा एक सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। हाँ मोहम्मद, लेट मी नो व्हाट यू मीन बाय दी wave. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सर। Only transfer of energy. From one point to another point. And how it generated? Disturbance. सर डिस्टर्बेंस। Disturbance. Faz. कोई example? An example of it? सर पानी में पत्थर फेंकते तो वेव बनते हैं। वेव बनते हैं। देखो सिंपल से टर्म्स हैं, मैं जरा पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। वेव तब जनरेट होता है if we disturb the material. If we disturb the material, that material which should be started to producing the wave, and that wave which should be traveling from one place to the another place without changing its form, that is a wave. ये वेव का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो मटेरियल एक एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करता है, वाइब्रेट होगा तो एनर्जी जनरेट करना शुरू करता है, और वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है बिना अपने फॉर्म को चेंज किए। मतलब ये क्लियर है कि जब भी आप किसी भी मटेरियल को डिस्टर्ब करोगे तो वहां से वेव जनरेट होगी। अब डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो पार्टिकुलर जो मटेरियल है वो वाइब्रेट होना शुरू होता है। अब ये जो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन है, दे बोथ आर सेम थिंग। ऑसिलेशन जो कॉन्सेप्ट है ये पार्टिकल्स में जनरेट होते हैं जस्ट लाइक अ पेंडुलम। ओके, मतलब एक बड़े बॉडीज में होता है, और जो वाइब्रेशन है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स में होते हैं जस्ट लाइक साउंड पार्टिकल्स एंड द लाइट पार्टिकल्स, उनमें प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन छोटे के लिए है और ऑसिलेशन बड़े बॉडीज के लिए है। सर अब गाइस हाँ हाँ सर वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का वापस रिपीट करो ना सर, समझे नहीं। लिसन, ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, बताओ। सर पार्टिकल्स की मूवमेंट को The movement of a particle again and again, one such set of a movement is known as oscillation. और अगर इसके शॉर्ट में हम लोग बताएं so that is a to and fro motion. कौन सा मोशन है ये? आगे पीछे। वाइब्रेशन भी सेम वही है, टू एंड फ्रो मोशन। जो ऑसिलेशन है वो बॉडीज के लिए होता है, और जो वाइब्रेशंस है वो टाइनी पार्टिकल्स के लिए होता है। सुने? Yes sir. Oscillation and vibration, they both are a same thing and they both are showing the to and fro motion. Oscillation बड़े bodies के लिए है और जो vibrations है वो tiny particles के लिए है। Is that clear? Yes sir. Okay. अब जैसे ही आप किसी भी मटेरियल को डिस्टर्ब करते हो तो वाइब्रेट करना शुरू करता है, और वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी करती है एग्जिट। अब अगर हम लोग थर्मल और पानी में फेंके तो आप ऑब्जर्व करोगे वो जो थर्माकोल है वो पानी के लेयर पे अप डाउन करता है। अब जब वो पानी के लेयर पे अप डाउन करता है तो थर्माकोल की वजह से जो वाटर के लेयर थे वो डिस्टर्ब होता है। तो जैसे डिस्टर्ब हुए हैं वो डिस्टर्बेंस किसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं? थर्माकोल के अंदर, जिससे थर्माकोल अप डाउन होना शुरू करता है, मतलब वाइब्रेट होना शुरू करता है। तो थर्माकोल की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई है वो एनर्जी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, ना कि वो थर्माकोल ट्रैवल करता है। बात जरा ध्यान से सुनना, थर्माकोल ट्रैवल नहीं करता गाइस। थर्माकोल के डिस्टर्बेंस की वजह से
जो एनर्जी जनरेट हुई है वो एनर्जी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, थर्माकोल उसी जगह पे होता है। इज दैट क्लियर गाइस? नहीं समझा सर। कौन है, नाम बताओ। शुभम, शुभम, वरुण, वरुण। वरुण, एक्सपेक्टेड। वरुण, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के बारे में मैंने क्या बताया? हाँ वरुण, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के बारे में क्या बताया मैंने, सुने आपने? हाँ फर्स्ट चैप्टर में बोला था। अरे गधे, अभी भी बताया, क्या बताया? सर लेट ज्वाइन हुआ। तो थोड़ा टाइम से ज्वाइन हुआ करो वरुण। ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन दे बोथ आर अ टू एंड फ्रो मोशन। दोनों में ही टू एंड फ्रो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आगे पीछे होते हैं। और जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल को डिस्टर्ब करते हैं तो उस मटेरियल से वाइब्रेशन जनरेट होता है, मतलब वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है और एनर्जी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल नहीं करता। गाइस मैंने वेव का डेफिनेशन अभी कुछ देर पहले बताया था। इफ वी डिस्टर्ब द मटेरियल, that material which should be started to producing the wave, and that wave which should be traveling from one place to the another place. wave को ही एनर्जी कहते हैं गाइस। उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी वो एनर्जी ट्रैवल करती है, जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल नहीं करता। मोहम्मद, पॉइंट क्लियर हुआ क्या? मोहम्मद, मोहम्मद फैज, अभिषेक, हर्षदा, यस सर। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ओके ये इतना याद रखना कि जब भी आप किसी भी पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हो तो वो पार्टिकल नहीं ट्रैवल करता, उस पार्टिकल के डिस्टर्बेंस की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई है वो एनर्जी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर हुआ? टर्म क्लियर हुआ? यस सर। अब गाइस इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके आगे बढ़ोगे तो वेव के दो टाइप हैं। कैन यू नो मी व्हाट इज द टू टाइप ऑफ वेव? Transfer and longitudinal. शुभम इज यू? No, no, sir. शुभम, सर अभिनव, हाँ, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल क्या होते हैं ये दोनों चीजें? ये मैकेनिकल है और नॉट ओके, नॉट रिक्वायर्ड टू नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल तक तो ठीक था, नॉन मैकेनिकल का समझ में नहीं आया मुझे। कोई क्लियर कर सकता है क्या ये पॉइंट को? सर और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होते हैं ना? विराम, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा कौन सा वेव? विराम, हाँ सर। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो दूसरा कौन सा? सर वो मैकेनिकल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या है फिर? किसी ने तो बोला अभी। ट्रांसवर्स वेव है ना सर वो प्रोपोगेशन के टाइप्स बता रहा रहेगा शायद। राइट है विराम। विराम हाँ सुना सर। सब लोगों ने गाइस? वो प्रोपोगेशन के टाइप थे। मैंने ये सारे टर्म्स को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहले जब भी वेव के बारे में बात होगी तो आपको ये याद रखना है दैट वेव विच इज हैविंग अ टू टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। इज दैट क्लियर? we are having a two type of wave, that is the electromagnetic wave and mechanical wave. और ये जो आप लोगों ने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात किया है वो प्रोपोगेशन के टाइप हैं। किसके टाइप हैं ये? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के टाइप है, मतलब ये किस तरीके से वेव ट्रैवल करते हैं उनके टाइप है। आगे हम लोग बात करते हैं, पहले एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चले जाते हैं हम लोग। दैट वेव व्हिच इज हैविंग अ टू
टू टाइप में कौन कौन से टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हो गया लाइट वेव और मैकेनिकल वेव का मतलब हो गया साउंड वेव। आई रिपीट एवरीवन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हो गया लाइट वेव और मैकेनिकल वेव मतलब हो गया है साउंड वेव। टाइप समझ में आए? यस सर। टाइप अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट लाइक अ सन रेज। अब ये जो सन रेज हैं, जैसे ही सनलाइट को एमिट करता है तो क्या अर्थ तक पहुंचने के लिए उसे किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत है क्या वरुण? नहीं। When our sun was started to emitting the light, so that light which is required a material medium to propagate one place to the नहीं सर, another place. मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम नहीं चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। क्या होगा डेफिनेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव does not require material medium to propagate one place to the another place. Is that clear? वरुण, डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? वरुण? हाँ सर, हाँ सर। तो मैकेनिकल वेव का मतलब हो गया साउंड वेव। अब साउंड तभी जनरेट होता है जब आप किसी मटेरियल को डिस्टर्ब करोगे, और मटेरियल को डिस्टर्ब करने के लिए भी रिक्वायर्ड मीडियम। मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी रिक्वायर्ड समथिंग मीडियम। Without medium, that sound which is not able to travel one place to the another place. So guys, that mechanical wave which is required a material medium to propagate one place to the another place. Electromagnetic wave which does not require, and mechanical wave which required a material medium to propagate one place to the another place. Definitions clear हुए दोनों के? यस सर। Definitions clear हुए? तीनों पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? वेव और उसके टाइप, टाइप क्लियर हुए क्या सबको? आगे बढ़े? यस सर। आफ्टर दैट गाइस, हमारे पास यहाँ पे सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट है जो आपके चैप्टर में लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अभी तक हम लोग वेव के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, आगे और भी टॉपिक वेव के लेके जाएंगे, उसके बाद सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले तो वेव आज क्लियर कर लेते हैं कि वेव में और कौन कौन से पॉइंट एग्जिस्ट होते हैं, ताकि जब सुपर पोजिशन के बारे में बताऊं तो आपको क्लियर हो सारी बातें। इज दैट क्लियर? अब वेव में एक नया पॉइंट जनरेट होता है, दैट इज द प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के बारे में क्या जानते हो आप लोग? जो आगे बढ़ता जाए। और इसको एक्सप्लेन कैसे करें? इसको एक्सप्लेन कैसे करें सिंपल फॉर्मेट में? जैसे अभी ये बताया, ये वाला पॉइंट जो आगे बढ़ता जाए, ग्राफ। लेकिन ऐसे तो नहीं लिख सकते। हाँ ग्राफ। वरुण कुछ बोलता है, क्या बोलता है वरुण? ये ट्रफ क्या है? बोलो। मोहम्मद, शुभम, फैज, अफीफा, अंकुश, come on speak up everyone. गाइस सिंपल से टर्म है। विराम वापस बता। विराम, विराम हाँ सर। क्या था वापस बताओ। सर प्रोग्रेसिव वेव ना। हाँ सर, जो वेव्स हम ट्रैवल करते करते आगे जाते हैं।
सिंपल से फॉर्मेट्स में लिखना है, द वेव विच इज ट्रैवल इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। कैसे लिखोगे? द वेव विच इज ट्रैवल इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म दैट इज नोन एज द प्रोग्रेसिव वेव। इज दैट क्लियर? शुभम, शुभम आवाज आ रही है? हाँ सर। वरुण समझे प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? हाँ। ओके अब मुझे बताओ प्रोग्रेसिव वेव के कितने टाइप? प्रोग्रेसिव वेव के कितने टाइप है? अदिति, प्रोग्रेसिव वेव के कितने टाइप है? अदिति, अफीफा, अनीश। बोलो। अरे अभी कुछ देर पहले किसी ने क्लियर किया था, मोहम्मद। सर ट्रांसफर्स एंड लॉन्जिट्यूड हाँ ओमकार वापस बोलो। ट्रांसफर्स एंड Transverse and लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। transverse and longitudinal wave. Okay, that is a two types of progressive wave. और progressive wave का मतलब था when the wave which should be travel in a continuous form, that is known as the progressive wave। उसके दो टाइप हैं। तो आज से आपको क्लियर रखना है कि जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये वेव के एक्चुअल टाइप हैं, और ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दिखाई दे रहा है ये नेचर है। बेसिकली ये दोनों नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव कौन से नेचर में ट्रैवल करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर में ट्रैवल करता है और मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर में ट्रैवल करता है। इज दैट क्लियर गाइस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर में ट्रैवल करता है, याद रहेगा सबको? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर में ट्रैवल करता है और जो मैकेनिकल वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर में ट्रैवल करता है। तो ये इनके ट्रैवल करने के तरीके हैं, प्रोपगेशन करने का तरीका है कि किस तरीके से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करके जाते हैं। अब गाइस ट्रांसवर्स वेव का मतलब है दैट इज अ परपेंडिकुलर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मींस पैरेलल वेव। हट जा। हाँ नहीं सर आपको नहीं, सॉरी गलती से माइक। देखो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है the wave the direction of propagation। देखा? The wave which is perpendicular to the direction of propagation, that is known as the transverse wave। दिख रहा है सबको? अब इसमें गाइस ट्रांसवर्स क्या है, देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर नेचर, और ये जो एरो है, ये वाला जो एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है प्रोपगेशन डायरेक्शन। The wave which is perpendicular to the direction of propagation, that is known as the transverse wave। That is known as the transverse wave। Now let me know everyone, what is the propagation direction? Propagation direction कौन सा है? राइट। राइट। अरे ठीक है ना, यहाँ पे राइट दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से दिखा दूंगा तो क्या बोलोगे? लेफ्ट? विराम सर अप एंड राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं होता। तो सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अप डाउन राइट लेफ्ट, ये सब नहीं, डायमेंशन नहीं पूछा है मैंने। सर अपोजिट टू जनरेटर। अपोजिट टू जनरेटर? सर जो जनरेट कर रहा है वेव्स उसके अपोजिट। पॉजिटिव नेगेटिव। फॉरवर्ड डायरेक्शन। वैभव, वैभव यस सर। वैभव बोलो कौन सा डायरेक्शन? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये याद रखना सब लोग। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव हमेशा एक्टिव होता है। द वेव विच इज ऑलवेज एक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉट टू द राइट लेफ्ट अप डाउन।
क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन नहीं जानना है हमें। जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो जाओगे आपका फेस जिस टुवर्ड्स होगा उसी के टुवर्ड्स में आपके जो डायरेक्शंस हैं, जो वेव है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा जिस डायरेक्शन में आपका फेस होगा। ये याद रखना, द वेव विच इज ऑलवेज एक्टिव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। आपके फेस का जो टुवर्ड्स पॉइंट है वही आपका प्रोपगेशन डायरेक्शन बन जाएगा और वही आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ये बात सब लोग याद रखना, और आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो सकते हो। आगे जब आप लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वेव हमेशा एक्टिव होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्टिव नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। आप जब भी बात करते हो तो आपका सामने वाला आपकी आवाज को प्रॉपरली सुन सकता है, पीछे जाते जाते वो आवाज थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है, प्रोपगेशन डायरेक्शन का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो परपेंडिकुलर वेव है, हमारी जो ट्रांसवर्स वेव है वो परपेंडिकुलर है फॉरवर्ड डायरेक्शन से। डेफिनेशन सबको क्लियर हुआ था? द वेव विच इज एक्टिव, the wave which is perpendicular to the direction of propagation, the wave which is perpendicular to the direction of propagation is known as the transverse wave. Is that clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो longitudinal wave कैसा होगा? longitudinal wave कैसा होगा? Parallel. Parallel. Parallel to the direction of propagation. Yes, parallel to the direction of propagation. The wave which is parallel to the direction of propagation, that is known as a longitudinal wave. मतलब longitudinal wave जो हमारा है वो इस तरीके से दिखाई देता है। अब गाइस यहाँ पे एक लाइन कंजेस्टेड है, जो भी लाइनें कंजेस्टेड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, उनको हम लोग कंप्रेशन कहेंगे, और जो एक दूसरे से सेपरेटेड है उनको रेयरफैक्शन कहेंगे। मतलब सेपरेटेड को रेयरफैक्शन और जो कंजेस्टेड है उनको कंप्रेशन। अब गाइस ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स का मतलब प्रोपगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब प्रोपगेशन डायरेक्शन से पैरेलल होता है, और इस तरीके के ये दोनों वेव दिखाई देते हैं। मतलब जो हमारा लाइट है वो ये फर्स्ट डायग्राम की तरह दिखता है। दैट लाइट विच इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर में हमारा ट्रैवल करता है लाइट, और हमारी जो साउंड है वो साउंड इस सेकंड वाले डायग्राम की तरह दिखता है। मतलब ये प्रोपगेशन डायरेक्शन से हमेशा पैरेलल दिखता है। ये क्लियर हुआ सबको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब हमारा जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर में ट्रैवल करता है और जो साउंड है वो पैरेलल नेचर में ट्रैवल करता है। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस और नो? Yes. अब वरुण, अब आप जो क्रिस्ट और ट्रफ कह रहे थे, क्रिस्ट और ट्रफ का मतलब होता है कि ये जो ट्रांसवर्स नेचर है, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, इसके दो नेचर होते हैं, क्रिस्ट और ट्रफ। ये दो नेचर में ट्रैवल करता है। क्रिस्ट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है, और ट्रफ का मतलब डाउनवर्ड साइड। ये ऊपर वाला जो है ये क्रिस्ट है, ये ऊपर वाला टर्म, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है, एक सेकंड, ये ऊपर वाला जो है उसे क्रिस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। इज दैट क्लियर? ट्रांसवर्स वेव दो नेचर में ट्रैवल करता है, क्रिस्ट और ट्रफ। क्रिस्ट मतलब जो अपवर्ड जा रहा है, ट्रफ मतलब जो डाउनवर्ड जा रहा है। सिमिलरली हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो भी दो नेचर में ट्रैवल करता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. सबको ये दो फंक्शन से ट्रैवल करते हैं, और ये आपको बात याद रखना है। अभी तो गाइस ये हमें खाली ये पता चला है कि ये किस तरीके से दिखते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और हमें जानना है कि ये प्रोग्रेसिव वेव के टाइप क्यों बने।
प्रोग्रेसिव वेव के टर्म्स दिए थे, मतलब प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप थे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। तो गाइज हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये कब प्रोग्रेस हुआ है, कितना? विराम, विराम आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। विराम, विराम मुझे बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसवर्स वेव कब प्रोग्रेस हो रही है? सर जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे ना। अरे कितना दूर ट्रैवल करेगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट तो यही था ना, व्हेन द वेव इट शुड बी ट्रैवल इन अ कंटीन्यूअस फॉर्म। तो कंटीन्यूअस मतलब कितना कंटीन्यूअस, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर? सर वो तो जनरेटर के, ये क्या है, क्या जनरेटर की इंटेंसिटी? सर जो वेव जनरेट करेगा उसके मतलब ऊपर है ना। मतलब तू खड़ा होके दिन भर चिल्लाएगा, मतलब वो क्या है, ट्रांसफर प्रोग्रेसिव? जनरेटर का मतलब क्या है कि जनरेटर तो भाई दिन भर खड़ा होके चिल्ला करके रख सकता हूँ। कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ड कितने दूर तक ट्रैवल करना चाहिए? सर ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन? इसमें ऑल डायरेक्शन का कहां से बात आ गया? चाहे प्रोग्रेसिव वेव, इसे पता चलेगा कि जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जिससे हम लोग उसे प्रोग्रेसिव कहेंगे। कोई तो कॉन्सेप्ट होगा, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। सर उसका स्पीड मैटर करेगा शायद। सर वेव का स्पीड का कोई लेना ही देना नहीं है। सर शायद वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। नहीं, एक मीडियम से दूसरा मीडियम क्या होता है यार? मीडियम थोड़ी ना होता है आदित्य, मीडियम चेंज नहीं होता है, डोंट वरी। और सर ये वेव तो जाते जाते डैम्प हो जाएगा ना आगे। तो कैसे पता चले हमें, कैसे पता चलेगा? रिजिड वॉल। हाँ, शुभम क्या बोलता है? मोहम्मद, मोहम्मद, Yes, sir. लेट मी नो, Sir, thinking. हाउ वुड आई नो कि जो हमारा वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए जिससे विल रिकॉग्नाइज दैट इज द प्रोग्रेसिव कंडीशन? गाइस सर उसका सिंपल सा सर उसका कॉन्सेप्ट। सर उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेने का। हो, कैसे करेंगे वेवलेंथ कैलकुलेट? क्योंकि अभी तक तो हमें यही नहीं पता चला है कि प्रोग्रेसिव कैसे टर्म होता है, तो हम लोग वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? यही तो आपको सीखना है यहाँ पे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ, कैसे वेवलेंथ जनरेट हो गया, एक वेवलेंथ कितना डिस्टेंस पे होता है? विराम बता सकते हो मुझे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे वेवलेंथ? सर कितने फॉर्मूला डिस्टेंस है को ना। वेवलेंथ बोलूं? v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे? गाइस सिंपल से टर्म है। ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या बताया था मोहम्मद? Sir, the movement मोहम्मद, of a particle that repeats itself again and again, one such set of motion is called an oscillation. व्हाट डू यू मीन बाय द वन सच सेट? टू एंड बताया फ्रो था, सर। The two and fro motion, सॉरी, sir, टू the एंड to फ्रो। and fro motion. एक 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 करके बोलो, एक एक करके बोलो। वन सच सेट का मतलब क्या बताया था, ये बताओ। सर टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो नहीं, वो तो आगे पीछे हो गया ना। वन सच सेट का मतलब बताया था ना मैंने कि वन सच जब सेट एग्जैक्टली क्या होता है। सर जब वो स्टार्ट होके वापस अपने मेन पोजीशन पे एंड होगा तब सनसेट। मीन पोजीशन पे? सर एम्पलीट्यूड और मीन पोजीशन। क्या बोल रहे हो आप लोग, कंफ्यूज हो गए हो? इसके पहले जिसने बोला था
मीन पोजीशन पे कैसे? सर एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन फिर वापस एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन। क्या समझू मैं? वन सच सेट ऐसा तो नहीं था। सर एक मिनट वापस से क्वेश्चन बोलो, मैं कंफ्यूज हो गया। इतने विराम वन सच सेट का मतलब बता दे बस। ऑसिलेशन का डेफिनेशन पता है क्या आपको? विराम सर वही ना मीन से जो वापस मीन तक सर, वन सबसे। लेट विराम सेज। ओ सर सर वही ना ऑसिलेशन जो एक जगह पे जाके वापस से वो आता है, रिपीटेशन ऑकर्स एट द सेम टाइम इंटरवल। विराम कुछ देर पहले डेफिनेशन बताया था मोहम्मद ने। आर यू हर्ड हिम? आपने सुना था उसको? विराम, the definition was the movement of a particle again and again. The one such set of a movement is known as the oscillation. So I wanted to know about one such set. One such set का मतलब क्या था, ये जानना है मुझे। सर सर एक बार जब वो पेंडुलम को रिलीज करते हैं और फिर वो जाकर वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आते हैं, उसको बोलते हैं वन सच सेट। Very nice, Faiz. Very nice. Listen everyone. जिस पोजीशन से आप लोगों ने उस पार्टिकल को रिलीज किया था, जब उसी सेम पोजीशन पे वो आएगा तो उसे ही कहते हैं वन सच सर सेट। ये मीन गधे हो मीनिंग तुम वाला लोग। सर। मीन नहीं है वो। मीन पोजीशन रुको मैं डायग्राम दिखा। मीन पोजीशन से कभी ऑसिलेशन जनरेट ही नहीं होता। कहाँ खोए हो आप लोग? अभी देखो यहाँ पे ये पेंडुलम है, ठीक है। अब ये हमारा मीन पोजीशन O, यहाँ पे P, यहाँ पे Q। अगर आप लोग P से रिलीज करोगे तो ये P से Q तक चलेगा, फिर उसके बाद Q से P तक ट्रैवल करेगा। जब वापस P पे आ जाएगा तो उसी स्टेप को वन सच सेट कहते हैं। मतलब जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था, खत्म भी उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा तो उसे वन सच सेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आया वन सच सेट क्या होता है? हाँ सर। जिस जगह से पार्टिकल को रिलीज किया था, जब वापस उसी जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसे वन सच सेट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो जिस जगह से ये स्टार्ट हुआ था, घूम के जब वापस उसी जगह पे आ जाएगा। सर्कल देखे आप लोगों ने? यस सर। जहां से स्टार्ट किया था जब घूम के वापस उसी जगह पे आता है तो एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। एंगल क्या है इस सर्कल का? सर 360। 360। जब भी कोई वेव 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगा तो उसे हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अब वो चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब वेव वहां पे प्रोग्रेस्ड हो जाएगी। समझ में आया टर्म? हाँ। ये दोनों डायग्राम बना के लो। पहले दोनों डायग्राम बना के लो सब लोग। ये दोनों डायग्राम बना के रखो ताकि आपको हमेशा याद रहे कि प्रोग्रेसिव वेव किस तरीके से जनरेट होता है। कि पार्टिकल जहां से भी स्टार्ट होता है जब उसी जगह पे खत्म होता है तो एक पूरा सर्कल क्रिएट हो जाता है जिससे 60 डिग्री एंगल। मतलब जब भी कोई वेव 360 डिग्री एंगल को क्रिएट कर देता है तो वहां पे प्रोग्रेसिव वेव जनरेट हो जाता है। अब गाइस हम लोग ट्रांसवर्स में चेक कर लेते हैं जरा कि ट्रांसवर्स में किस तरीके से प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट हो रहा है और कितने क्रिस्ट और ट्रफ वहां पे क्रिएट होते हैं 360 डिग्री पे। अब गाइस अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव चेक करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसे
जीरो कहते हैं, जीरो मतलब हमारा ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर गाइस मैं यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करूंगा तो वेव जब ट्रैवल करके जीरो पे आ जाएगी, इससे 360 डिग्री कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्रोग्रेसिव वेव जनरेट हो गया, दैट इज अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। अब गाइस अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है या फिर पॉजिटिव से स्टार्ट होता है तो डायग्राम किस तरीके से दिखेगा? अब अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है या फिर पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव पे ही खत्म होगा, ठीक है। ये जीरो से स्टार्ट हुआ था तो जीरो पे खत्म हुआ, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो पॉजिटिव पे खत्म हुआ। इन केस अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है तो ये नेगेटिव पे खत्म होगा, अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव पे खत्म होगा। जहां से भी स्टार्ट होगा जब वो वापस घूम के उसी जगह पे खत्म होगा गाइस, तो मतलब 360 डिग्री का एंगल जनरेट हो जाता है। 360 डिग्री एंगल का मतलब 2 पाई, ये सब में फेज 2 पाई है गाइस, सबका फेज 2 पाई है, मतलब 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। अगर चेक करोगे तो इस तरीके से चेक कर सकते हो, पाई बाय 2 पाई, दैट इज द 3 पाई बाय 2, और ये हो गया 2 पाई। समझ में आया कैसे 360 डिग्री एंगल दिखाई देता है? 360 डिग्री एंगल समझ में आया Yes, sir. सबको? देखो अगर यहाँ पे भी क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, जीरो, फिर यहाँ पे पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 हो गया हमारा 2 पाई। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ये तीनों डायग्राम को, ताकि आपको हमेशा याद रहे, आप लोग प्रोग्रेसिव वेव को ट्रेस करोगे। देखो वेव जहां से भी स्टार्ट होगी वहीं पे जब खत्म होगी तो वहां प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होगा गाइस। अब याद रखना इसमें से कोई एक ही डायग्राम बनाओ, तीन बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अपना याद रखना जैसे ही ये 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है तो वहां पे वेवलेंथ जनरेट होता है, इसको याद रखें। विराम विराम हाँ सर, विराम, सुना आवाज आ सुना रही है? सुना। वेवलेंथ कैसे ट्रेस किया, समझ में आया? हेलो सर, ये विराम, वेवलेंथ सर ट्रेस का सर एक बार वापस बता दो ना सर। जैसे ही वेव प्रोग्रेस हो जाएगी वेवलेंथ जनरेट होता है। एक वेव कंप्लीट हो गया मतलब जहां से स्टार्ट किया था वापस जैसे खत्म हुआ 360 डिग्री क्रिएट हो गया, 360 डिग्री क्रिएट हुआ मतलब इसका जो लेंथ है वो लैम्डा है। वेव प्रोग्रेस हो गई मतलब लैम्डा जनरेट हो गया। हाफ सर्कल क्रिएट करते हो तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, अगर हाफ सर्कल होगा तो लैम्डा बाई 2, कंप्लीट सर्कल होगा तो लैम्डा। सुने? अगर सिर्फ एक ही लूप दिखाई देता है तो लैम्डा बाई 2, और दो लूप दिखाया, समझे सब लोग? हेलो सर। सर सर बट आपने बोला था कि कैसे पता चलेगा कि वेव कब तक ट्रेवल करेगा सर, वो बता कोई दो। जरूरत नहीं है। 360 डिग्री जैसे ही वेव कंप्लीट होगा, जब भी ट्रांसवर्स वेव में दो लूप देखा जाता है, हाँ सर। ये याद रखना, जैसे ही दो लूप दिखेगा मतलब वेव प्रोग्रेस हुआ। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये 1 मीटर में है, 2 मीटर में है, 20 मीटर में है, कुछ नहीं करता। दो लूप बना मतलब यहाँ पे लैम्डा जनरेट हो गया, मतलब 360 डिग्री हो गया। अब 1 मीटर 10 मीटर भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है, और 5000 किलोमीटर भी हो सकता है। सर मतलब पता नहीं चलेगा ना दो कितना लंबा। कुछ फर्क नहीं, वो वेवलेंथ क्रिएट होता रहता, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो लैम्डा है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जब दो लूप बनेगा तो ही लैम्डा क्रिएट होगा,
अगर 2 लूप नहीं दिखेगा तो लैम्डा क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि अगर एक लूप बना है तो लैम्डा बाई 2 और 2 लूप बनेगा तो हाँ सर, लैम्बडा कंटिन्यूअस मैनर में बनना सर चाहिए। लैम्बडा नहीं चेंज होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो क्या पूछा था कि कितना लंबा तक वेव जाते जाएगा जाते कुछ जाएगा, नहीं, तो वो कितना लंबा तक जाते जाएगा? कुछ नहीं, कितना भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस डिस्टेंस से, छोटा रहेगा। अगर हमें बहुत छोटा सा वेव मिला जिसके अंदर, वो डिपेंड करता है, वो एम्पलीट्यूड के फंक्शंस होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इतना छोटा सा ही है, अगर इतने छोटे से भी टर्म में मिला है तो भी इसको लैम्डा, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल डिस्टेंस कितना भी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर वन? एक्चुअल डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी स्ट्रिंग की कितनी बड़ी डिस्टेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी 2 लूप, यहाँ पे वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, तो वेवलेंथ उसका जो विराम, वो जो डिस्टेंस का था उसका डिस्टेंस का जरा आंसर सुन लो। when the 2 loop which is created in the continuous form at that time which is denoted the either which is representing the wavelength lambda, because the wave should be a progressed over there. It does not dependent on the distance of the wave, कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लूप क्रिएट हुआ है कि नहीं वो देखना जरूरी है। जैसे ही लूप क्रिएट हो जाएंगी दोनों कंटिन्यूअस मैनर में तो वेवलेंथ जनरेट हो जाएगा। अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर में है या 100 मीटर में है। 100 मीटर में भी लैम्डा क्रिएट हो सकता है और 1 मीटर में भी और 1 सेंटीमीटर में भी। समझ में आया सबको? जो सर वो डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड कितना बड़ा चाहिए, आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड रखोगे उतना ज्यादा बड़ा आपको जो डिस्टेंस है वो जो 100 मीटर है उस एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होगा। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड करोगे वैसे ही डिस्टेंस उसका बढ़ते जाएगा, बट वेवलेंथ एज इट इज रहेगा। मतलब वेवलेंथ डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है। विराम, हाँ सर। विराम पॉइंट क्लियर हुआ क्या? वेवलेंथ डिस्टेंस पे क्या है? इंडिपेंडेंट है, हाँ सर, इंडिपेंडेंट है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। 2 लूप अगर कंटिन्यूअस मैनर में देखिए तो वहां पे वेवलेंथ क्रिएट हो गया है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मोहम्मद, मोहम्मद Yes, sir. टर्म समझ में आया? Yes, sir. प्रोग्रेस कैसे होता है समझ में आया? प्रोग्रेस कैसे होता है बताओ जरा मुझे। सर जब 2 लूप बनता है तब जो वेव रहता है वो प्रोग्रेसिव होता है। ये 2 लूप बनने का क्या मेथड था? 2 लूप बनने का क्या मेथड था? कि वेव जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे खत्म होना चाहिए। हाँ सर। सिंपल याद रखो, जहां पे वेव स्टार्ट हुआ है जब उसी जगह पे खत्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक 360 डिग्री क्रिएट हो चुका है। समझे? Yes, वेव sir. जहां से स्टार्ट हुआ Yes. था जब उसी जगह पे खत्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक 360 डिग्री बन जाता है। 360 डिग्री बन गया मतलब वहां पे 2 लूप बन गया। 2 लूप बन गया मतलब उसका जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? और अगर वरुण, वरुण अब आप बोलोगे, हाँ सर। अगर एक ही लूप रहा, अगर एक ही लूप रहा तो उसका वेवलेंथ क्या लिखोगे? इफ यू गेट ओनली 1 लूप तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? वेवलेंथ कितना होगा सर लैम्ब्डा बाय 2। वरुण? लैम्डा बाई 2। सिंपल सी बात है ना कि अगर ये पूरा दो जो भी लूप है यहाँ पे वो एक साथ दिखाई नहीं दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अपने पास एक ही लूप दिखता है तो सिंगल लूप दिखेगा तो सिंगल लूप का जो वेवलेंथ होगा वो हाफ होगा लैम्डा बाय 2, क्योंकि ये जो लूप है खाली 180 डिग्री पे बना है। 180 डिग्री मतलब हाफ हो गया ना वरुण? 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? हाफ। हाफ। हाफ का वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा बाय 2। आपका वेवलेंथ क्या होगा? लैम्ब्डा बाय 2। याद रहेगा टर्म?
टर्म याद रहेगा? यस सर। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? पॉइंट्स क्लियर हुआ सबको? लेट मी नो सर लेमडा बाय इफ 2 यू का हैव भी एनी आधा है डाउट। तो लैम्डा बाय 4 यस सुने? सर। अगर उसका भी आधा रहा तो लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना। ये पार्ट में लैम्डा कैसे जनरेट होता है वो क्लियर हो गया यस सबको? सर। वो क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ताकि प्रोग्रेसिव का एक्चुअल टर्म आपको समझ में आए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तक वेव का पूरा टर्म था जो आपको समझ के रखना है। अगर वेव के किसी टर्म में किसी को भी डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि अब सुपरपोजिशन की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। निकिता, निकिता आपका एक क्वेश्चन था, क्रिस्ट एंड ट्रफ टुगेदर इन दिस केस। यस, in progressive form that crest and trough they both are need to be in a continuous manner. अगर वो दोनों कंटिन्यूस नहीं होंगे तो वेव प्रोग्रेस नहीं होगी, वेव हाफ ही रह जाएगी। निकिता, Nikita, is that clear? That crest and trough they both are together in progressive wave. सर सर हम लोग वो जो अभी वेव बनाए थे ना, वो ओरिजिन से बनाए थे ना, ऐसा मतलब थोड़ा डिजाइन वाला ओरिजिन से बनाए थे ना, तो अगर डिजाइन सर वाला हम क्या लोग होता है? सर ये समझो ना, वाला, और वो ये वाला, ये वाला, हाँ हाँ और अगर हम लोग ने पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव से स्टार्ट किया तो मतलब कॉस जैसा, कॉस मैंने ग्राफ। बताया था अभी कुछ देर पहले, डायग्राम देखे नहीं थे आप? ये देखो, पॉजिटिव से बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये 0 से था। नेगेटिव से बनाओगे तो इस तरीके से दिखेगा, ये नेगेटिव से है। विराम, डायग्राम बना के रख लो। हाँ सर। जीरो से ऊपर वाला, और जो पॉजिटिव है वो मिड वाला, और जो नेगेटिव है वो सबसे नीचे वाला है। इस तरीके से डायग्राम दिखते हैं। तो जहां से भी स्टार्ट करोगे इतना याद रखना कि जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे खत्म होना चाहिए बस। ये डायग्राम सब लोग अपने लिए बनाकर रखो ताकि आपको याद रहे कि प्रोग्रेसिव टर्म किस तरीके से जनरेट होता है। डन, यस डन सर। गाइस। सर अब सुपरपोजिशन के बारे में बताओ मुझे। सुपरपोजिशन को सुन के आपको क्या लगता है कि क्या दिमाग में जनरेट होता है, किस क्या होना चाहिए सुपरपोजिशन? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव। तो कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या मिलता है? नया एक वेव बड़ा वेव। जनरेट। तो उसको हम लोग रिजल्टेंट बोल सकते हैं। हाँ बोल यस सर। सकते। तो क्या उसका नेगेटिव फॉर्म जनरेट हो सकता है क्या? जैसे एडिशन हो रहा है वैसे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है सर वो। स्प्लिट कर सकते ना, स्प्लिट मतलब क्या? एक एक वेव है उसको दो छोटे छोटे में स्प्लिट कर दो। ये तो सुपरपोजिशन हुआ ही नहीं। फिर दो छोटे छोटे एक बड़ा बना सकते हैं, समझ रहे हो? यहाँ पे फ्यूजन और फ्यूजन नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव बताना है। आपने बोला दो वेव को जब कंबाइन करेंगे, देयर इज अ कॉम्बिनेशन।
So when you combine two wave, so at that time we'll get the one resultant term, na? And that resultant it should be added or subtracted. देखो जो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, सुपरपोजिशन का मतलब होता है बेसिकली इन दैट सुपरपोजिशन वी रिक्वायर्ड टू वेव. इज दैट क्लियर वन? सुपरपोजिशन के लिए हमें कितने वेव की जरूरत पड़ेगी? दो सर. ओके तो लिखना कैसे है, इसको समझना कैसे है? that two wave which should be travel through the material medium arrive at a same point simultaneously and they both are having its own displacement, that is known as the superposition of wave and which is creating the resultant term also. I repeat, iska statement kaise likhna hai? That two wave which is travel through the material medium arrive at a same point simultaneously, they both are having its own displacement and independent with the each other. दोनों अपने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट से ट्रैवल करके आते हैं और एक सेम पॉइंट पे पहुंचते हैं. उसी कंडीशन को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं. अगर मैं इसे और सिंपल कर दूं, और सिंपल, तो सुपरपोजिशन को समझने का सबसे सिंपल सा टर्म ये है कि जब दो वेव एक साथ एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं, when the two wave which should be arrive at a same point, when the two wave arrive at a same point, that is known as the superposition of wave. उन दोनों का अपना अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है और दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. They both are independent with the each other and they both are having its own displacement. दोनों के पास अपने अपने डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स हैं, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वो दोनों जब एक साथ एक ही पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसको सुपरपोजिशन कहते हैं. समझ में आया सबको? सुपरपोजिशन का मतलब व्हेन द टू वेव अराइव एट अ सेम पॉइंट. सिंपल याद रखो, जब दो वेव एक साथ एक ही पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसको सुपरपोजिशन कहते हैं. अब गाइस कुछ स्टेशंस के नाम बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सोचना कि वो स्टेशन के बारे में सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट मैच होता है या नहीं. जस्ट लाइक दादर, अंधेरी, कुर्ला, क्या सिमिलैरिटीज हैं इन स्टेशंस पे? इन स्टेशंस में क्या सिमिलैरिटीज हैं? लोग उतरते हैं. अरे गधेड़ा, स्टेशन पे तो लोग ही उतरेंगे ना, ऐसा आंसर दोगे तुम लोग? फास्ट ट्रेन का स्टॉप है. और सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न लेबो ना सर फास्ट ट्रेन का स्टॉप है ना. सर ये बड़े वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों और हाँ. अंधेरी में कौन कौन से स्टॉप हैं, मतलब कौन से ट्रेनें आके रुकती हैं? सेंट्रल और वेस्टर्न की. सेंट्रल और वेस्टर्न. दादर में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर. सेंट्रल और वेस्टर्न. दादर में भी सेंट्रल वेस्टर्न है, अंधेरी में वेस्टर्न हार्बर है, ठीक है, और कुर्ला में हर्बल और सेंट्रल है, ठीक है. तो इनको जंक्शंस कहते हैं. आपको पता है जंक्शंस क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि दो लाइनें एक ही पॉइंट पे हैं, दो लाइनों को एक पॉइंट से जोड़ा गया है. जब भी दो वेव, याद रखना यही है सुपरपोजिशन, जब दो वेव एक साथ एक ही पॉइंट पे आती हैं, जैसे कि हार्बर और सेंट्रल दोनों ट्रेनें, हार्बर लाइन के और सेंट्रल लाइन के, जब दोनों ट्रेनें आके कुर्ला पे रुक जाएंगी तो मतलब वहां पर वेव सुपर इम्पोज हो गया, मतलब वेव, दो वेव एक ही पॉइंट पे आके मिल गए, तो उसको सुपरपोजिशन कहते हैं. अब ये डायग्राम में किस तरीके से दिखते हैं वो बताता हूँ, जरा ध्यान रखना चीजों का. आई रिपीट एवरीवन, सुपरपोजिशन का मतलब सिंपल याद रखना, व्हेन द टू वेव अराइव एट अ सेम पॉइंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव. अब गाइस इसको सिंपली कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक वेव है, ठीक है, दैट इज अ y1, इट इज द y1, मतलब ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है. अब दूसरा यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, representing the y, ये हमारा y2 है. इनका जो रिच पॉइंट है
इनका जो अराइविंग पॉइंट था वो क्या था, सेम है। अब गाइस इन दोनों के फेज सेम होने की वजह से इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। इन दोनों ऐड करो तो एक बड़ा एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, मतलब एम्पलीट्यूड की साइज बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के ही डायरेक्शन सेम है। देखो यहाँ पर y1 एंड y2 ये दोनों दो वेव्स हो गए हैं। दे बोथ आर ट्रैवलिंग थ्रू द मटेरियल मीडियम, दोनों ही मटेरियल मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, मटेरियल मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं। दे बोथ आर हैविंग इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एंड इंडिपेंडेंट विद ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, बट दे बोथ आर अराइविंग एट अ सेम पॉइंट। ये दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं, एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिला है वो मैक्सिमम मिला है। मतलब गाइस अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में होता तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब गाइस, अब अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन मतलब ये देखो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो ये ऐड नहीं है सब्सट्रैक्ट होगा। आई रिपीट एवरीवन, ऐड नहीं सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे y1 ग्रेटर है y2 से, तो जो भी रिजल्टेंट मिलेगा उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो स्मॉल होगी। समझे? मतलब सुपरपोजिशन का मतलब है व्हेन द टू वेव अराइव एट अ सेम पॉइंट, जब सेम पॉइंट पे दो वेव आके मिलते हैं, सो व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव। अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो दोनों ऐड हो जाएंगे, डायरेक्शन डिफरेंट हुआ तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। समझे आप लोग? यस और नो गाइस? मोहम्मद, विराम, वरुण, अदर्स? यस सर। सुपरपोजिशन बताओ। निकिता, निकिता लेट मी नो द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब क्या? हम्म, सुपरपोजिशन का मतलब क्या? बोलो। सर दो वेव का मिलना। When the two wave arrive at a same point, that doesn't matter कि वो दोनों वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। अगर दोनों वेव का डायरेक्शन सेम हुआ तो दोनों ऐड हो जाएंगी, और डिफरेंट हुआ तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। Is that clear? Is that clear? यस सर। अब इसमें जिसको जो डाउट है वो पूछ लो। अब डाउट पूछ सकते हो या फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े। शुभम, शुभम, अभिनव, अभिनव, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक। अभिनव आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। समझ में आए सारे टर्म्स? अभिनव सारे टर्म्स समझ में आए? यस सर, आए। Okay. After that, guys, let me know what you mean by the reflection. रिफ्लेक्शन के बारे में बताओ। सर किसी पॉइंट से टकरा के वापस लौट जाना। ओके, ठीक है। रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करो जरा, कैसे टकरा के वापस आ जाता है? सर कोई हार्ड मटेरियल से टकरा के
ओके, हार्ड मतलब डेंसर। और कुछ, और कोई दूसरा? जब टकरा के वापस आता है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिजिकल टर्म में इसे कैसे लिखते हैं हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में? एको। सर मतलब जब कोई पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टकरा के वापस अपने मीडियम पे आ जाता है तो रिफ्लेक्शन। आदित्य बहुत सारे मीडियम में ट्रैवल कर गए हैं यार। सिंपल से सर मतलब कॉन्सेप्ट है दो यार। मीडियम। दूसरे मीडियम में दो मीडियम सर। दूसरे मीडियम में चले जाओगे तब तो ये दूसरा हो गया ना, सर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इंटरफेस में सर टकरा के वापस अपने मीडियम में आना। देखो आदित्य, जब आप सेम मीडियम में ट्रैवल करोगे तो रिफ्लेक्शन होगा, जब डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करोगे तो रिफ्रैक्शन होगा। याद रखना गाइस, when the monochromatic light, either the wave, if that monochromatic wave which should be travel in a same medium which is representing the reflection, और अगर डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करेगा तो रिफ्रैक्शन। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लेन बना दिया और यहाँ पे हमारा नॉर्मल रे है, ये हमारा नॉर्मल रे है, and here we kept the one source which is emitting the monochromatic light just like a laser light. अब गाइस जैसे ही ये लाइट को एमिट करेगा तो जब ये सेम मीडियम में ट्रैवल करेगा, ये पहला वाला सेम मीडियम फर्स्ट मीडियम है और सेकंड वाला दूसरा मीडियम है, अगर ये फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल किया तो गाइस इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। और अगर ये ही मोनोक्रोमेटिक लाइट जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है आदित्य? आदित्य, यस सर समझ गया। when the monochromatic light, either when the wave which should be travel in a same medium, that is known as the reflection, और अगर ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है that wave which is having a tendency to travel in a same medium but opposite in direction, मीडियम सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। मीडियम सेम होता है बट डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है, ठीक है। सेम मीडियम में ट्रैवल करते हैं बट इनके डायरेक्शंस अपोजिट होने चाहिए। देखो अपोजिट डायरेक्शन सही है, नॉर्मल रिएक्शन से हमारा दोनों टर्म अपोजिट दिखता है। सो टेंडेंसी ऑफ वेव, दैट वेव व्हिच इज हैविंग अ टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट इटसेल्फ, तो वो अपने आप को अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर सकता है बट मीडियम शुड बी सेम, तभी उसको हम लोग रिफ्लेक्शंस कहेंगे। अब गाइस यहाँ पर दो टाइप के कंडीशंस हैं रिफ्लेक्शंस के। अब रिफ्लेक्शन में गाइस हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दो टाइप के अपने पास वेव थे, मतलब नेचर थे वेव के, ये दोनों नेचर हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि जब ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे दिखता है, और रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। सेम फॉर्मेट गाइस, व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हिच शुड बी ट्रांसफर्ड either the incident from the denser medium, so किस फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट होता है, and same format when that longitudinal wave which is incident on the rarer medium, so in which format it should be reflected back. सिंपल से समझना है कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से दिखता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरीके से दिखता है। सेम फॉर्मेट, जब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव रेयर मीडियम से इंसिडेंट होंगे तो किस फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चंस लिख लो, देन विल मूव।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 लिख लो। एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब टफ मीडियम और रेयर मीडियम का मतलब हो गया एयर। क्वेश्चन लिखना है सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ। Explain the reflection of transverse wave from a denser medium. सर डायग्राम नहीं ना? डायग्राम नहीं, डायग्राम पहले समझ लो उसके बाद। ओके अब गाइस जरा इसको, इस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अपने पास एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब हो गया टफ मीडियम है। Here we having one denser medium. अब गाइज अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेके कनेक्ट कर देता हूँ डेंसर मीडियम सरफेस से, तो गाइज जैसे ही स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे हम लोग और यहाँ पे एक एंड को फ्री रखे हम लोग, इस एंड में जब भी हम लोग जर्क अप्लाई करेंगे, जैसे ही लास्ट इसका जो फ्री एंड है, फ्री एंड पे जैसे ही मैं जर्क अप्लाई करूंगा, तो जर्क में रब कर देता, थोड़ा बेकार लग रहा है, तो गाइज यहाँ से वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और वेव जब जनरेट होगा तो ये ट्रैवल करना शुरू करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है गाइज, या तो ये डेंसर मीडियम में क्रिस्प मैनर में ट्रैवल करेगा या तो ट्रफ मैनर में। तो जरा पॉइंट दे देता हूँ ताकि आप पॉइंट समझे। ये ए और बी, और ये हमारा डेंसर मीडियम है जिससे मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। दैट इज आवर डेंसर मीडियम सरफेस। जैसे एक और बात, ये इस साल आपके बोर्ड में नहीं है, ये नीट और JEE के पैटर्न से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल में इसको आपको समझ के रखना है, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना जो मैं बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर स्ट्रिंग लगाया है हम लोगों ने, जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करूंगा तो वेव या तो क्रिस्प मैनर में ट्रैवल करेगा या तो ट्रफ में। देखो इस तरीके से, या तो ये क्रिस्प मैनर में ट्रैवल करेगा या तो ट्रफ में। तो जैसे ही ये डेंसर मीडियम में आके इंसिडेंट होगा, सो या तो क्रिस्ट में इंसिडेंट होगा या ट्रफ में। जैसे अभी मैंने डायग्राम में बनाया तो यहाँ पे क्रिस्ट में इंसिडेंट हुआ है। सो फर्स्ट विल इमेजिन, सपोज दैट क्रिस्ट should be incident on the surface of the denser medium. When we disturb the material, when we disturb that string, at that time that transverse wave should be started to traveling through it, and at that time we'll imagine that crest should be incident on the surface of a denser medium. मतलब यहाँ पे crest incident हो गया है denser medium के surface पे। अब जैसे ही crest incident होगा, so it should be exert some force on the surface of a denser medium. सरफेस जो डेंसर मीडियम का सरफेस था वहां पर इसने थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट कर दिया है। सो दैट डेंसर मीडियम बहुत ही रफ मीडियम होता है। सो इन दैट केस दैट फोर्स व्हिच इज नॉट एबल टू फ्रीली मूव ओवर देयर, इस डेंसर मीडियम में जो फोर्स है वो फ्रीली मूव नहीं हो पाएगा, एंड इट हैज टू बी ए फॉलो द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को फॉलो करेगा। सो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड एज ए डिफरेंट मैनर। ये डिफरेंट मैनर में रिफ्लेक्ट करेगा गाइज। अगर क्रिस्ट में इंसिडेंट हुआ है तो ये ट्रफ मैनर में रिफ्लेक्ट होगा। ये हमारा इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट वेव था और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। मतलब जो ट्रांसवर्स वेव है वो डिफरेंट मैनर में रिफ्लेक्ट होता है। अगर क्रिस्ट में इंसिडेंट हुआ है तो ट्रफ मैनर में रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज इंस्टेड ऑफ क्रिस्ट
अगर क्रिस्ट की जगह पे फॉर एग्जांपल ट्रफ है, अब सेम डायग्राम गाइस, अब क्रिस्ट की जगह पे खाली हमें ट्रफ रखना है. सपोज इंस्टेड ऑफ क्रिस्ट, imagine the trough should be incident on the surface of a denser medium. So again it should be exert some force on the surface of a denser medium, and that force which is not able to freely move over there, and it is follow the equal and opposite reaction. So ये क्रिस्ट के मैनर में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये इस तरीके से दिखाई देगा. तो ये हमारा इंसिडेंट और ये हमारा रिफ्लेक्टेड. नाउ लेट मी नो कि डायग्राम समझ में आया कि नहीं. सिंपल याद रखना है आपको, ट्रांसवर्स वेव which is reflected in opposite manner in denser medium. क्रिस्ट है तो ट्रफ मैनर में रिफ्लेक्ट होगा, ट्रफ है तो क्रिस्ट मैनर में रिफ्लेक्ट होगा. यह पॉइंट कहीं लिख के रखो. इन डेंसर मीडियम ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्टेड इन अपोजिट फॉर्म. क्रिस्ट है तो ट्रफ, ट्रफ होगा तो क्रिस्ट. और ये डायग्राम बना लो, पहले ये डायग्राम बना लो. सेकंड वाला डायग्राम नहीं समझा. सेकंड वाला ऊपर वाला समझा आपको? हाँ. नाम बताओ, अपना नाम बताओ. कम ऑन स्पीकर. व्हाट्स योर नेम? अंकुश सर. अंकुश. अंकुश, ऊपर क्रिस्ट था तो ट्रफ में रिफ्लेक्ट हुआ. अंकुश, यस. हाँ. तो नीचे ट्रफ है तो किस में रिफ्लेक्ट होगा? क्रिस्ट में. तो समझे नीचे वाला डायग्राम? अंकुश. हाँ समझा सर. अभी अभी देख. सर सिंपल ऐसा बोल सकते हैं ना, ये जो आई ए और बी के बीच में एक मिरर है और उसका ही रिफ्लेक्शन है. दैट इज आवर डेंसर मीडियम ना, अपोजिट फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है. कभी मिरर आप लोग अपने ऊपर रूफ पे लगाकर देखो, तो जब रूफ पे आप लोग अपना इमेज देखोगे तो आपको लगेगा कि आप ऊपर के साइड में खड़े हो, तो ये अपोजिट व्यू मिलता है आपको. तो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, क्रिस्ट होगा तो ट्रफ में दिखेगा, ट्रफ होगा तो क्रिस्ट में दिखेगा. डन गाइस? ये पॉइंट क्लियर हुए सबको? यस सर. डायग्राम बना के हो गया सबका? अब गाइस सेम क्वेश्चन लिखना है डेंसर मीडियम की जगह पे रेयर मीडियम. सेम क्वेश्चन डेंसर मीडियम की जगह पे रेयर मीडियम. मतलब क्वेश्चन क्या होगा? एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम रेयर मीडियम. क्वेश्चन लिखना है, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम रेयर मीडियम. Explain the reflection of transverse wave from rarer medium. लिखे? लिखे सब लोगों ने? यस सर लिखे सर. अब गाइज यहाँ पे डेंसर नहीं है, अब रेयर मीडियम है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया और रेयर मीडियम में रख दिया.
जब भी हम लोग स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे या तो क्रिस्ट इंसिडेंट होगा या तो ट्रफ इंसिडेंट होगा, या तो क्रिस्ट या तो ट्रफ, दोनों में से कोई एक ही चीज इंसिडेंट होती है. So first we'll imagine, suppose the crest should be incident on the surface of a error medium. So again it should be exert some force on the surface of a error medium. So that force which is able to freely move on the surface of a error medium, and again it is follow the equal and opposite reaction. So in that case, guys, that transverse wave which should be reflected as a same manner. Suppose if it is incident on the crest on the surface of a error medium, so it should be reflected as a same manner. Crest, अगर क्रिस्ट में इंसिडेंट हुआ है तो क्रिस्ट में ही रिफ्लेक्ट होगा. एक सेकेंड, क्रिस्ट मैनर में इंसिडेंट हुआ है तो ये क्रिस्ट मैनर में ही रिफ्लेक्ट होगा. दैट इज आवर रिफ्लेक्शन. एंड सपोज इंस्टेड ऑफ क्रिस्ट, सपोज वी आर हैविंग अ ट्रफ ओवर हियर. सपोज कि हमारा जो इंसिडेंट पॉइंट है अभी ट्रफ मैनर में इंसिडेंट हुआ है, so it should be reflected as a trough manner. ट्रफ मैनर में ही रिफ्लेक्ट होगा. इज दैट क्लियर? मतलब रेरर मीडियम में ये सेम फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होता है, ये टर्म अपोजिट नहीं होता. डायग्राम बना लो. ये पॉइंट नीचे लिख के रखना है. डेंसर मीडियम में ट्रांसवर्स वेव अपोजिट फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है और रेरर मीडियम में सेम फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होता है. वरुण, पॉइंट क्लियर हुआ क्या? वरुण, विराम, आदित्य, मोहम्मद, अंजलि, डन गाइस? डन सर. पॉइंट समझ में आए? पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर. याद रहेगा डेंसर मीडियम में किस फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होता है? ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम में किस फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होता है? वरुण, 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 वरुण गया क्या? अदर्स? मोहम्मद, मोहम्मद क्लियर हुआ? क्रेस्ट में इंसिडेंट ट्रफ में रिफ्लेक्ट होगा. हाँ महालक्ष्मी, ये तो डेंसर मीडियम में है, रेरर मीडियम में कैसा होगा? रेरर मीडियम में क्रेस्ट में इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट में ही रिफ्लेक्ट होगा और ट्रफ में इंसिडेंट हुआ तो ट्रफ में ही रिफ्लेक्ट होगा.
सिंपली याद रखना है इसी तरीके से कि डेंसर मीडियम हुआ तो अपोजिट, रेयर मीडियम हुआ तो सेम। याद रहेंगे पॉइंट Yes, याद sir. रहेगा। अब गाइज अगले लेक्चर में, अभी तो आज तो ट्रांसवर्स वेव का हुआ है, अगले लेक्चर में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव का चेक करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव डेंसर मीडियम में किस तरीके से ट्रैवल करेगा और रेयर मीडियम में किस तरीके से ट्रैवल करेगा। तो क्या कभी आप लोग इको पॉइंट पे गए हो क्या? इको पॉइंट पे गए हो कोई? नहीं सर। नो वन ऑफ यू गाइस? माथेरान वगैरह कभी कोई गया है? क्या बोल एक बार बोलो हाँ मुझे सर। इनकेस अगर कोई भी नहीं गया है माथेरान या फिर इको पॉइंट, तो आपको क्या महाबलेश्वर करना सर। है? हाँ, महाबलेश्वर में भी है। तो आज आपको ना घर पे इको पॉइंट बनाना है घर के आता है। जिनको भी इको पॉइंट नहीं पता ना गाइस, आज वो अपने घर के सारे सामान निकाल के बाहर रख दोगे जी सर। तो आपके घर पे ही इको पॉइंट जनरेट हो जाएगा। ठीक सर है नॉर्मल फैज? जनरेट नहीं। बट वहाँ पे रिवर्बरेशन होता है ना सर घर में तो रिवर्बरेशन होगा ना। रिवर्बरेशन का मतलब एक ही साउंड बार बार सुनाई देगी। किसकी वजह से सुनाई दे रही है? सर मल्टीपल वजह से? रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, ये भी तो इको का ही फॉर्मेट है। यस सर। याद रखो टर्म्स को। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? आवाज बाहर नहीं जा रही है। रिवर्बरेशन इसलिए आ गया क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, और हमें रिफ्लेक्शन में एटलीस्ट एक बार तो रिफ्लेक्ट होना जरूरी था। मतलब साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो हो रही है, किस वजह से हो रही है ये बता सकते हो? किस वजह से हो रही है बोलो। सर क्या सर? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। किसने बोला डेंसर मीडियम? अंकुश। अंकुश। सुना आप लोगों ने गाइस? ये जो वॉल है, हमारे घर की जो वॉल है, ये वॉल सारी डेंसर मीडियम की जैसे ही रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इको पॉइंट पे जाते हैं तो इको पॉइंट में चारों तरफ से माउंटेन होता है, या फिर जिस तरफ से खड़े होकर बोलना होता है उसके सामने माउंटेन होता है। तो माउंटेन मतलब कैसा बिहेव कर रहा है? डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में जिस तरीके से हम लोग चिल्ला रहे थे वही आवाज वापस हमें सुनाई दे रही है। तो डेंसर मीडियम में साउंड किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा अंकुश? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट होता तो कम हो जाता। जितने इंटेंसिटी में आप चिल्लाए हो सेम इंटेंसिटी में आवाज वापस सुनाई देगी ना। हाँ सर, हाँ सर। तो कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन होगा तो रेयर फ्रैक्शन। अगले लेक्चर में आओगे तो मैं इसका डायग्राम बना के समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। सर हाँ सर एक डाउट है। बोलो। सर ऑसिलेशन का। हाँ सर पेज नंबर 113 सर एग्जांपल पेज नंबर नंबर 5.3 नहीं समझ रहा है। आप वहां पर कहाँ चले गए? जो पॉइंट समझाया वो समझे? हाँ सर। वो पॉइंट कहीं नोट किया आपने? बुक में। सर बुक में। पहले वो पूरे उसके इंट्रोडक्शन पार्ट तो समझ जाओ, पूरा उसका बेसिक तो समझ जाओ। हाँ सर। अजहर। हाँ संगीत जी। सर ऑसिलेशन का है सर। ऑसिलेशन। अजहर। हाँ सर। अजहर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सर ऑसिलेशन का है। हाँ चलेगा, जो भी चैप्टर हो। और एक किससे कांटेक्ट करना? सर आपका नंबर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सर चलेगा। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।